हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10 बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करेंगे अध्याय 13 ऊर्जा के स्रोत के दो नए टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है जैव मात्रा एनर्जी यानी बायोगैस एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सौर ऊर्जा के बारे में और पवन ऊर्जा के बारे में कि किस तरह से हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या हानि है। इसी तरह पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं, क्या हानि है और कैसे हम उससे विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज अब बात करेंगे जैव मास की कि जैव मास से जो ऊर्जा हमें मिल रही है हम उसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है जैव मास। जैव मास होता है कि जो हमारे मृत पौधे होते हैं उनके भाग, जैसे तना हो, शाखाएं हो, फूल हो, पत्तियां हो, जड़ें हो, जो मृत हो चुके हैं यानी पौधे से टूटकर वो पृथ्वी में मिल चुके हैं, उन ऐसे पौधों के और वृक्षों के वो भाग, और जो हमारे पशु हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम बायोमास यानी कि जैव मात्रा कहते हैं। और जब इन जैव मात्राओं का प्रयोग हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव मात्रा ऊर्जा। जैव मात्रा ऊर्जा ये कैसा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है ऊर्जा का, जिसके बारे में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे हम पौधों के अवशेष कहाँ से लाएं, हम जानवरों का अवशेष कहाँ से लाएं, वो हमारी पृथ्वी पर बहुत मिलता है। तो इसलिए ये हमारे लिए कैसा है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहला है इसका लकड़ी, दूसरा है चारकोल, तीसरा है गोबर के उपले। पहला हम बात करेंगे लकड़ी के बारे में। तो लकड़ियाँ क्या हैं, वो जैव मात्रा का एक अच्छा स्रोत हैं, लेकिन जो लकड़ियाँ हैं उन्हें हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं ईंधन के रूप में, पर आज के समय में वो हमारे लिए एक अच्छा फ्यूल नहीं मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ हानियाँ हैं। पहला कि वो बहुत ज़्यादा जो धुआं है वो मतलब उत्पन्न करती हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर इत्यादि। आप जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने आपकी उज्ज्वला गैस योजना चलाई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके द्वारा उन्होंने गांव-गांव में आजकल गैस कनेक्शन दिए हैं, ताकि इस बीमारी से, इस धुएं से वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो बच सकें। दूसरा, जो वहाँ पर लकड़ियों को जलाने से ऊर्जा मिल रही है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए जो लकड़ियाँ वो हमारे लिए आज के समय में ईंधन का अच्छा स्रोत नहीं मानी जाती हैं। इसीलिए अब हम बात करेंगे दूसरे अपने स्रोत के बारे में, जो है चारकोल। लोगों ने क्या करा, जो हमारे कुछ लोग हैं उन्होंने लकड़ी की ही जो क्षमता है उसको बढ़ाया। कैसे? उन्होंने तकनीकों का यूज़ किया और तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने लकड़ी को बदल दिया चारकोल में, जो कि लकड़ी से अच्छा ईंधन माना जाता है। तो इसलिए क्या परिभाषा हुई चारकोल की, कि जब लकड़ी को वायु की यानी ऑक्सीजन गैस, वायु में भी कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, तब वह लकड़ी एक नए पदार्थ में बदल जाती है, जिसे हम चारकोल कहते हैं। और चारकोल एक बेहतर या उत्तम ईंधन है हमारे लिए, क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, इसकी जो कैलोरी क्षमता होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। दूसरा, ये जलाने पर किसी प्रकार का धुआं नहीं देती है। तीसरा, इसको हैंडल करना भी आसान, उपयोग करना भी आसान है, और इसका रख रखाव भी ज़्यादा भारी नहीं होता है। अब हम तीसरे बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत की, वह है हमारा काव डंग यानी कि गोबर के उपले। गोबर के जो उपले हैं वो पुराने समय में बहुत यूज़ किए जाते थे गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, मगर आज के समय में वो हमारे लिए अच्छा ईंधन नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तरह ही वो भी बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं। गोबर के उपलों को जलाने से बहुत ज़्यादा राख मिलती है, और जो गोबर के उपले हैं वो पूरी तरह से जलते भी नहीं हैं, और उनकी जो कैलोरी क्षमता है वो भी बहुत कम होती है। लेकिन आज के समय में बायोगैस यानी कि गोबर गैस जो है उसका हम उपयोग कर रहे हैं बिजली उत्पादन करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। उसके साथ साथ हमें बिजली तो मिल ही रही है, लेकिन हमें एक अच्छी खाद भी मिलती है बायोगैस प्लांट से।
यहाँ पे मैंने आपको बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम बनाकर दिखाया है और उसी के द्वारा आज हम इसे समझेंगे भी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बायोगैस होती क्या है। तो बायोगैस ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस 75% मात्रा में पाई जाती है, जबकि अन्य गैस है जैसे हाइड्रोजन गैस है, CO2 गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस है, वो भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसे समझिएगा, ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। इसमें मध्य में क्या होता है, बीचों बीच एक बड़ा सा टैंकर नुमा संरचना होती है जिसे हम डाइजेस्टर कहते हैं और गैस टैंक भी कहते हैं। उसके साइड में इधर की तरफ होता है एक स्लरी बॉक्स और इधर की साइड होता है एक उर्वरक बॉक्स। यानी इनमें हम क्या करते हैं वो भी जानेंगे, और उसको हम क्या कर देते हैं, इस पूरे ये जो स्लरी बॉक्स है और ये जो आपका उर्वरक बॉक्स है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिट्टी की लेयर से अच्छी तरह से ढक भी देते हैं। और इस गैस टैंक को, डाइजेस्टर को भी हम अच्छी तरह से वायुरोधी बना देते हैं, क्योंकि ये क्रिया जो बायोगैस बनाने के लिए हमें चाहिए वो कैसी होती है, अवायवीय, यानी कि वायु की अनुपस्थिति वहां बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्लरी क्या होती है, स्लरी होती है हमारी, जो हमारी सब्जियों के छिलके होते हैं, हमारे फलों के छिलके होते हैं, उन्हें जब हम गाय के गोबर के साथ मिला देते हैं और थोड़ा सा जल भी उसमें डाल देते हैं, तो वो जब हमारा एक मिश्रण तैयार होता है उसे हम कहते हैं स्लरी। उस स्लरी को हम यहाँ पहले इस टैंक में डालते हैं, फिर वो आपकी यहाँ से होती हुई इधर आ जाती है डाइजेस्टर में, और डाइजेस्टर में हम उसे कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। ऊपर से हम इस डाइजेस्टर को अच्छी तरह से ढक्कन से बंद कर देते हैं ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन जा ही ना सके। इसमें अब जो गाय के गोबर में जो जीवाणु आपके उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया, जिनका नाम होता है मेथेनोजन, वो बैक्टीरिया आपकी कुछ जैविक क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिसे हम गैस टैंक से जुड़े हुए एक पाइप के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं और फिर इस गैस को हम अपने घरों में बिजली की तरह उपयोग कर लेते हैं, और अपने खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए भी हम इस गैस से जो उत्पन्न बिजली है उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इस गैस के साथ हमें जो उसका अवशेष मिलता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं यहाँ पर, जिसे हम जब अच्छी तरह से सुखा लेते हैं 2-3 दिन तक, तो वो हमारे खाद की तरह काम करती है। और ये इतनी बढ़िया खाद होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी फास्फोरस उपस्थित होता है, जो हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाता है। तो इसमें हमें दोनों ही चीज़ मिल रही है, हमें अच्छी खाद भी मिल रही है और अच्छी जो बिजली है वो भी हमें मिल रही है, और वो भी किससे, घरेलू संसाधनों के द्वारा ही। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, पहली बात कि बायोगैस प्लांट में किसी तरह का धुआं नहीं निकलता है। दूसरा, इसमें जो हीटिंग यानी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है वो अधिक होती है। इसमें कोई अवशेष हमें ऐसा नहीं मिलता कि जिसे फेंकने के बारे में हमें सोचना पड़े, जो मिलता है उसे हम खाद की तरह उपयोग कर लेते हैं, तो बेकार का कोई इसमें अवशेष नहीं मिलता हमें। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो हमें खाद मिल रही है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त होती है, जो हमारे फसलों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होती है। यहाँ तक हमारा बायोगैस प्लांट पूरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, तो भू माने जमीन, ठीक है। हमारी धरती के अंदर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ के नीचे क्या है, चट्टानें होती हैं, तो चट्टानें आपस में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं करती हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती के अंदर जो एक ताप है वो उत्पन्न हो जाता है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने उस ताप का उपयोग करा बिजली को बनाने के लिए, और उसी ताप के द्वारा जो ऊर्जा हमारे मिल रही है उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या हुई, वह ऊर्जा जो पिघली हुई चट्टानों से जो हमारी धरती के अंदर उपस्थित होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है आपकी फेवरेबल कंडीशंस में प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया है भूतापीय ऊर्जा का। और ऐसे स्थान जहाँ पर कि हमें धरती के अंदर जो ताप है वो मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हॉट स्पॉट कहते हैं।
तो पहले हम इन हॉट स्पॉट का पता लगाते हैं और उसके बाद वहां से हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन को जोड़ देते हैं और उस पाइपलाइन से हम टरबाइन को जोड़ देते हैं। अब जब इन चट्टानों के बीच में क्रियाएं होंगी तो हमारी अर्थ के अंदर पानी भी पाया जाता है, तो वो अर्थ इन चट्टानों की क्रियाओं के द्वारा गर्म होता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है और वो भाप इस पाइप के द्वारा होती हुई इस टरबाइन से टकराती है और टरबाइन घूमने लगती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही टरबाइन घूमेगी आपकी जो बिजली है वो तुरंत उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न हो जाती है और उस विद्युत को फिर हम अपने बहुत सारे उपयोगों में ला सकते हैं। तो इस तरीके से भूतापीय ऊर्जा भी हमारे यहाँ बहुत काम में लाई जाती है। भारत में केवल मध्य प्रदेश ऐसा स्थान है जहाँ पर इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बहुत सारे उपयोगों में, लेकिन दुनिया में अमेरिका और न्यूजीलैंड यही 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इन 2 टॉपिकों के बारे में पढ़ा है, 2 प्रकरण के बारे में पढ़ा है। पहला है हमारा बायोमास एनर्जी और दूसरा है हमारा जियोथर्मल एनर्जी यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इन दोनों डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाइएगा और नोट्स को भी अच्छे से लिखिएगा और याद करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।